हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लहसा की ओर चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर के राइटर हैं आपके राहुल सातक्रियान जी, जिनका जन्म सन 1893 में उनके ही ननिहाल यानी नाना जी के यहाँ पंधा नाम के गांव में हुआ था, जो कि हमारे ही उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम आप राइटर के बारे में इतना लंबा क्यों खींचते हो? तो यार ये क्वेश्चन पेपर में आता है और इसीलिए आप राइटर और उनकी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से याद कर लिया करो। अब चल रहे हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में राहुल सातक्रियान जी अपनी फर्स्ट तिब्बत यात्रा के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये यात्रा 1929 में स्टार्ट की थी और 1929 से 30 तक की थी और नेपाल के रास्ते की थी। अब नेपाल के रास्ते क्यों की थी? इसका एक रीज़न था क्योंकि उस टाइम हम भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की परमिशन ग्रांट नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक भिखारी के वेश में चोरी छुपे ये यात्रा कंप्लीट की थी। हाँ, ये एक गुनाह हो सकता है, बट उन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की। उसके बाद इस चैप्टर को दिया ताकि हम उनकी यात्रा के बारे में जान पाए। हमारे राइटर की ये यात्रा बहुत साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब फरी कलिपोंडा का रास्ता भी नहीं बना था। उस टाइम नेपाल से तिब्बत तक का केवल एक ही रास्ता बनता था, मतलब एक ही रास्ता प्रेजेंट था और इसी रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ हम भारत के लोग या फिर हम भारतीय भी जाया करते थे। और यही रास्ता व्यापारियों के लिए, सैनिकों के लिए, सबके लिए एक ही रास्ता था और सब उसी से जाते थे और उसी से आते थे। इसीलिए लेखक इस चैप्टर में नेपाल से तिब्बत तक जाने वाले इस रास्ते को मुख्य रास्ता बताते हैं। मतलब भाई यही है जिससे आप तिब्बत तक जा सकते हैं, तो ये मुख्य रास्ता हो गया। तिब्बत की एक क्वालिटी थी कि वहाँ पर जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं होता था और वहाँ की जो लेडीज़ थी वो पर्दा नहीं करती थी, मतलब घूंघट नहीं डालती थी। आपने घूंघट देखा होगा, अब तो ट्रेंड में नहीं है, बट जो आपकी मम्मी लोग थी उन्हें देखा होगा, तो वो लोग अपने ससुर जी का घूंघट डालते थे ना, वो वाली प्रथा तिब्बत में नहीं थी। अब कहीं चोरी ना हो जाए इस डर से भिखमंगों को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते थे। अदरवाइज आप कोई भी हो, जाने हैं, पहचाने हैं, अनजान हैं, सबको बिना झिझक, बिना परमिशन ग्रांट के घर में घुसने की अनुमति थी। मतलब अगर आप भिखमंगे नहीं हैं, कोई और हैं, अनजान हैं, तो आप बिना किसी की परमिशन लिए किसी के भी घर में अंदर जा सकते थे और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपनी झोली से कुछ भी उस घर की लेडी को देते तो वो बना के आपको दे देती। मतलब होता है ना, किसी भी घर में चले जाओ और कह दो कि मुझे ये पका कर दे दो, मैं खाऊंगा, तो दे देती। बट अगर आप भिखमंगे हैं तो आपको घर में एंट्री नहीं दी जाती। क्योंकि राहुल और सुमित उनके दोस्त थे, दोनों भिखारी के बेस में थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए अच्छी खासी जगह मिल गई थी। बट उन्हें वो दिन याद आते हैं कि आज से 5 साल पहले जब वो लोग इसी रास्ते से लौटे थे तो उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पर वो भिखारी नहीं थे बल्कि भद्र यात्री के वेश में आए थे। मतलब एक टूरिस्ट के वेश में आए थे, वो एक भिखारी के वेश में नहीं आए थे, इसीलिए किसी ने भी उन्हें अपने घर में रहने की अच्छी जगह नहीं दी थी। अब रहने के लिए अच्छी जगह मिल चुकी थी। नेक्स्ट डे सुमित और राहुल जी को विकट डांडा थोडला पार करना था। एक जगह थी डांडा थोडला, उसको क्रॉस करना था। डांडे तिब्बत से सबसे खतरे की जगह मानी जाती थी, वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता था। ये जगह 16-17 फीट ऊंची थी, इस कारण इसके दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं था, गांव का नामो निशान नहीं था, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। कहा जा सकता है कि ये डाकुओं के छिपने के लिए एक अच्छी जगह थी और हमारी सरकार इस पर काम नहीं कर रही थी, इसीलिए वहाँ खून बहुत आसानी से हो जाते थे। मतलब अक्सर वहाँ पर मर्डर हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर डाकू जाकर ठहर जाते थे। अब क्योंकि हमारे राहुल जी और सुमित जी एक भिखारी के वेश में थे तो उन्हें अपने मर्डर होने की कोई भी आशंका नहीं थी, इसीलिए वो हत्या के डर से तो बेपरवाह थे कि भाई हमें कौन मारेगा, हम तो एक भिखारी ठहरे। बट ऊंचाई से तो डर लगना बनता है ना यार, उन्हें ऊंचाई से डर लग रहा था। नेक्स्ट डे उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, जहाँ पर ना ही बर्फ थी और ना ही हरियाली थी। ऐसे पहाड़ जो केवल पत्थर से बने हुए थे और उत्तर की ओर पहाड़ों में कुछ
बर्फ दिखी थी। जो उत्तर की साइड पहाड़ थे उनमें थोड़ी थोड़ी सी बर्फ देखने को मिलती थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा सा पीछे चलने लगा और वे बाएं और 1.5 मील आगे चल दिए। मतलब थोड़ा सा पीछे चलने लगा था, इस वजह से वो लोग 1.5 मील आगे चले गए थे। उसके साथ ही रास्ता बिछड़ चुके थे। अब पूछ पाछ कर आगे बढ़ना था। तो उन्होंने बाद में पता किया कि भाई रास्ता कहाँ से जाता है, और जब लोगों ने बताया तो कहा कि दाहिने की तरफ से, जिससे लेखक ने देखा कि भाई दाहिने तरफ से रास्ता जाता है और उस पर चलना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारे राइडर को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इस बात पर सुमित जी बहुत नाराज हुए थे, पर गुस्सा शांत होने के बाद वो दोनों आपस में बात करने लगे थे और उन्हें जहाँ पर पहुँचना था वो अच्छी तरह पहुँच गए थे। वहाँ जाकर ठहर चुके थे। अब वे लोग तीडरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी जिसका नाम तीडरी समाधिगिरी था। क्या था? तीडरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमित के बहुत सारे परिचित थे। राहुल जी के फ्रेंड थे सुमित जी, उनके बहुत सारे परिचित वहाँ के गांवों में बसे हुए थे। वे उन्हें जाकर मिलना चाह रहे थे, बट हमारे जो राइटर हैं उन्होंने उनसे मना कर दिया कि नहीं, तुम मत जाओ। लहसा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया कि भाई मैं लहसा पहुंचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। सुमित भी मान गए, चलो मैं नहीं मिलता हूँ, तुम ही पैसे दे देना। और उन्होंने आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सुबह चलना शुरू किया, बट वो लेट हो गए थे। सुबह लेट उठने की वजह से वो लेट चलना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है। वो लोग पीठ पर अपनी चीज़ें लादे हुए थे और हाथ में डंडे लिए हुए थे। आगे बढ़ते जा रहे थे। राहुल जी के फ्रेंड सुमित, वो यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना करके शेखर बिहार की ओर चलने को कहा कि शेखर बिहार की तरफ चलेंगे तो यजमान से वो मिल पाएंगे। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी हुई होती है। ठीक है, जमींदार जो होते हैं ना, उनके हाथों में बटी हुई होती है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद ही करता था। मतलब जितनी भी ज़मीन थी उसमें जागीरदार खुद ही खेती करता था। इसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार में इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लोग कम पैसे में मेहनत कर दिया करते थे और पूरे दिन मजदूरी किया करते थे और उन्हें बहुत कम रुपए दिए जाते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु जागीरदार कुछ खेती खुद ही करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल गए थे। लेकिन शेखर की जो खेती थी, हमारे लेखक शेखर की खेती में एक मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ पर एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पेथियाँ रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इस दौरान सुमित ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा कि भाई मैं अपने यजमानों से मिलकर आ जाऊं जब तक तुम पेथियाँ पढ़ रहे हो। मतलब बुद्ध मंदिर में जो पेथियाँ रखी हुई हैं उनको पढ़ रहे हो, तब तक मैं अपने यजमानों से मिलकर आ जाता हूँ। पर हमारे लेखक हल्के में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं। दोपहर तक सुमित वापस आ गए। चूँकि तीडरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और आगे चल दिए। मतलब आगे चलना स्टार्ट कर दिया। अब राहुल सातक्रियान जी का था ये चैप्टर। अब आप पूछेंगे सुमित कौन था, तो सुमित एक भिक्षु था जो उन्हें रास्ते में मिला था। हमारे राहुल जी को एक मंगोल भिक्षु मिला था जिसका नाम था सुमित, और वो दोनों साथ में ही यात्रा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसका लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड है। फटाफट से यार जाकर प्लेलिस्ट चेक किया करो। डिस्क्रिप्शन में मैं सारे, यानी अगर आप क्लास 9th में हुए तो क्लास 9th के जितने सॉल्यूशन हैं, जितना भी रहता है, वो सारी चीज़ें आपको देने की कोशिश करती हूँ। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लिया करो। थैंक यू सो मच।